भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक, भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है कि जो भू की मतलब भू मतलब पृथ्वी की जो भूपर्पटी की आकृति है वह किन प्रक्रियाओं के कारण वर्तमान स्वरूप में है। ठीक, जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट तो ठोस है, ये वाला हिस्सा, लेकिन इसके नीचे का जो भाग है वह पिघली हुई अवस्था में है, जिस पर यह तैराव की स्थिति में है। ठीक, तो इसमें जो उच्चावच है कि क्यों ऊंचाई है, क्यों निचाई है या गड्ढा है, जो ऊंचा नीचा है वो क्यों है, इन्हीं प्रक्रियाओं को इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये जो परिवर्तन आता है ये दो कारणों से आता है। ठीक, तो दो कारण कौन कौन से हैं? एक है आपका अंतर्जात बल और दूसरा आपका बहिर्जात बल। बल देखने से पहले आप देखते हैं कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती क्या है। ठीक है, तो दो बल हैं, इन्हीं दोनों बलों के सहयोग से जो प्रक्रिया जो उच्चावच उत्पन्न होगा या प्रक्रिया जो है जो उच्चावच को उत्पन्न करती है वही जो है भू आकृतिक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो एक हमारा हो गया अंतर्जात बल, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया बहिर्जात बल। ठीक है, इन दोनों के योग से बहिर्जात बल और अंतर्जात बल। ठीक है, बहिर्जात बल और अंतर्जात बल की वजह से क्या होगा, इस पे दबाव पड़ेगा चट्टानों पर कि नहीं, उस पे दबाव पड़ेगा और उसमें रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताए थे कि रासायनिक परिवर्तन होता है तो कैसे होता है। भूमिगत जल का आपको बताए थे कि भूमिगत जल कैसे कार्य करता है। चूना पत्थर वाले चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जल चूने को गला देता है, तो वह एक रासायनिक प्रक्रिया है। दबाव वाली प्रक्रिया क्या है, जैसे चट्टानों का टूटना फूटना। यानी अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की वजह से दबाव होता है और कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इससे क्या होता है कि भूतल की विन्यास में, वही जो विन्यास क्या है, भूतल की जो संरचना है, ठीक है, जो आकृति है भूतल की वह परिवर्तित हो जाती है। ठीक, इसमें परिवर्तन आएगा भूतल के विन्यास पर, भूतल का विन्यास बदल जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसी परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को भू आकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के प्रभाव से, अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के प्रभाव से उत्पन्न दबाव एवं रासायनिक प्रक्रिया के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, भू आकृतिक प्रक्रिया। ठीक है, समझ में आया भू आकृतिक प्रक्रिया क्या है। अब इसमें दो चीजें हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ठीक है, इसी को इस पाठ में विस्तार से पढ़ना है। तो अंतर्जात बल क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से जो बल कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, अंतर्जात बल। यह बल कहां से आएगा, यह कौन सी ऊर्जा के कारण आता है, पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा है उसमें संवहन तरंगें चलती हैं और मैग्मा पिघली हुई अवस्था में है, इसी कारण से उसमें परिवर्तन आता है और जो बल सतह पर कार्य करता है उसे अंतर्जात बल कहते हैं। ठीक है, इससे क्या क्या होता है, इससे पटल विरूपण होगा, पटल का विरूपण। ठीक है, विरूपण का मतलब उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, पटल विरूपण होगा और क्या हो जाएगी, दूसरा ज्वालामुखीयता, दूसरी घटना है ज्वालामुखीयता। ठीक, दो चीजें होंगी, या तो पटल विरूपण हो रहा है और एक ज्वालामुखीयता, ये दोनों चीजें क्या आप ध्यान से इसको देखते हैं। पटल विरूपण का मतलब है कि भूतल में परिवर्तन आएगा। ठीक, पटल विरूपण से क्या हो जाएगा, भूतल में परिवर्तन आएगा। इससे क्या बनेगा, पर्वत बनेगा, पठार बनेगा, भ्रंश बनेगा, खाई बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पटल का विरूपण। जैसे बलित पर्वत बना था कि नहीं, प्लेट टेक्टोनिक वाले अध्याय में पढ़ाया गया है कि बलित पर्वत बना था, तो पटल विरूपण से क्या हो जाएगा, पर्वत बन रहा है। और ज्वालामुखीयता से क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। जैसे अगर ज्वालामुखी वाली क्रिया अंदर जाके जम जा रही है तो अलग अलग तरह की चट्टानें बन रही हैं, और दूसरा क्या हो रहा है, अगर सतह पे आके फूट जा रहा है तो उससे
अम्लीय लावा शंकु बनेगा। और क्या बनेगा? अगर क्षारीय लावा है तो पठार बनेगा। तो ये सब प्रक्रियाएं यानी कि अंतर्जात बल के बारे में पटल विरूपण और ज्वालामुखीता पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? और ये ज्वालामुखीता क्यों काम करती है, ये अंतर्जात बल क्यों काम करता है, ये बता दिए। जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, अच्छा बताओ मैग्मा जो है पिघली हुई अवस्था में क्यों है? किस कारण से? रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व की वजह से वहां की चट्टानों की गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण से वहां की चट्टानें पिघल गई है और उसी को हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व की प्रधानता है यहाँ पे, मतलब अंतर्जात बल रेडियो एक्टिव तत्व एक कारण है कि नहीं? दूसरा क्या कारण है? मतलब कारण तो वही है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, उसको अलग अलग से देख के पढ़ना है। ठीक, पृथ्वी के घूर्णन क्रिया, पृथ्वी की घूर्णन क्रिया से भी कुछ हो रहा है। देखिए पृथ्वी की घूर्णन क्रिया से क्या होता है, जैसे किसी नाव पर आप बैठे हैं और वो पूरा अगर मतलब पृथ्वी के ऊपर जो प्लेट है वह मैग्मा के ऊपर तैराव की स्थिति में है कि नहीं? घूर्णन की वजह से वह प्लेटें थोड़ा सा आगे पीछे खिसका होगा कि नहीं? तो उसकी वजह से भी जो प्लेटें खिसकेंगी और आपस में टकराएंगी तो ये भी अंतर्जात बल का कारण होगा कि नहीं? पृथ्वी के घूर्णन क्रिया। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? वो संवहन तरंगे, जो होम्स के सिद्धांत में बताया गया कि जो मैग्मा है इसी को वो वेगनर ने ज्वारीय बल के रूप में बताया था। ठीक है, और यह संवहन तरंगे पृथ्वी के अंदर से चलती है, ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। जैसे चाय का उबलना वाला उदाहरण दिए थे ना, संवहन तरंगों की वजह से अंतर्जात बल कार्य करते हैं। ठीक है, तो अंतर्जात बल के बारे में ये है, अभी बहिर्जात बल मिटा देते हैं। ठीक है, अंतर्जात बल क्यों लगता है? 3 कारण है। रेडियो एक्टिव तत्व, जिसकी वजह से चट्टानें पिघल गई हैं और पिघलने की वजह से उसमें गर्मी बढ़ गई है, और गर्मी जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो जिस तरह से चाय उबलता है उसी तरह से मैग्मा उबल रहा है, उसमें संवहन तरंगे निकलती है। संवहन तरंगे प्लेटों को खिसका देती है, जिसकी वजह से प्लेटें आपस में टकराती हैं या उनमें उभार आ जाता है तो पटल विरूपण हो जाता है। और एक क्रिया है पृथ्वी की घूर्णन क्रिया। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो प्लेटें तैराव की स्थिति में है वह मूवमेंट करते हैं और टकराने पर क्या हो जाएगा? पर्वत पठार बनेगा, या फिर जो है महाद्वीप। अभी पटल विरूपण को 2 भागों में बांटा जाएगा, उसमें बताएंगे। महाद्वीप भी बन सकता है इससे। ठीक है, तो ये हो गया क्या अंतर्जात बल के बारे में। ठीक, अब देखिए बहिर्जनिक प्रक्रिया क्या, बहिर्जात बल क्या है? ये तो अंतर्जनिक प्रक्रिया हो गई। अब बहिर्जात बल पढ़ते हैं, दूसरा वाला जो था बहिर्जात बल। ठीक है, तो बहिर्जात बल क्या है? जो पृथ्वी के ऊपर से यानी भूपर्पटी के ऊपर से जो कार्य करता है बल, वह क्या है? बहिर्जात बल। अंतर्जात बल का एकदम ठीक उल्टा काम करेगा। ठीक है, जैसे 2 विरोधी आदमी हैं कि जो काम वो करेगा उसका उल्टा हम करेंगे। ठीक है, कुछ इसी तरह का काम है। ये क्या करेगा? ये पृथ्वी उच्चावच ला रहा है, ऊंचा नीचा कर रहा है, तो ये क्या करेगा? समतलीकरण करेगा, उसको बराबर करेगा। ठीक है, तो बहिर्जात बल जो कार्य करता है या बहिर्जनिक प्रक्रिया जो होती है वह 4 प्रकार से होती है। ठीक है, मोटी मोटा 3 प्रकार से है, इसी में चौथा भी आपकी किताब में दिया है। तो इसमें एक हो जाएगा अपक्षय, अपक्षय की प्रक्रिया। दूसरा अपर्दन, इसको विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अपर्दन, फिर भूस्खलन। भूस्खलन को क्या कहते हैं? बृहद संचलन। बृहद संचलन कहेंगे या भूसंचलन कहेंगे। ठीक है, बृहद संचलन इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इसी में चौथा मतलब जो बुक में आपके हिसाब से दिया है वो निक्षेपण है, और निक्षेपण जो है इसी अपर्दन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो 4 चीजें हैं, अपक्षय, अपर्दन, बृहद संचलन और निक्षेपण, जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अब ये जो परिवर्तन हो रहा है यह मतलब जो बाह्य बल है, अपक्षय, अपर्दन,
बृहत संचलन और निक्षेपण ये क्या है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वास्तव में होता क्या है तो उसको मोटी मोटा ही देख लेते हैं। देखो अपक्षय मतलब अपनी जगह पर चट्टानों का टूट फूट हो जाना, बताए थे। अपनी जगह पर अगर टूट फूट हो जा रही है और उसमें परिवहन नहीं हो रहा है तो अपक्षय है। अगर इसी अपक्षय में परिवहन जुड़ गया मतलब टूट फूट हो रहा है फिर परिवहित होकर दूसरी जगह जाके जमा हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अपक्षय, ठीक है। बृहत संचलन क्या है, ढाल वाले क्षेत्रों में जहां पर ढाल अधिक है पहाड़ी का और वहां पे बारिश इत्यादि के कारण जब मिट्टी थोड़ा उससे मूल चट्टान से जुड़ाव कम हो जाता है तो उसमें पानी जो है लुब्रिकेंट का काम करता है। जैसे साइकिल चलाते हैं तो उसमें इसे धुर्रे में अगर आप आ जा रहे हो तो क्या करते हैं, उसमें मोबिल डाल देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं तो क्या करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है ना। इसी तरह मिट्टी में अगर पानी आ जाती है तो मूल चट्टान जो है, जैसे ये मूल चट्टान है पर्वत की, इसके ऊपर मिट्टी है, ठीक है, इसके बीच में पानी अगर आ गया तो ये क्या होता है कि लुब्रिकेंट की तरह इसमें खिसकाव होता है। खिसकाव क्यों होता है, क्योंकि ढाल प्रवणता अधिक है, ढाल अधिक है, इस वजह से खींच के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है। समझ में आया। तो ये हो गया बृहत संचलन। और निक्षेपण क्या होता है, जो भी पदार्थों में टूट फूट हुआ है कहीं पे जाकर जमते हैं तो उसी को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो ये अंतर्जात बल की जो प्रक्रियाएं हैं ये कार्य कैसे, मतलब इसके कार्य कैसे करती है। ये जो अक्षय अपर्दन हो रहा है तो इसके कारक क्या क्या होंगे, किन कारकों से यह प्रभावित होती है, ठीक, मतलब किन कारकों से यह प्रक्रिया चलती है। तो इसमें 3 कारक हैं, एक है आपका जल, फिर पवन और हिम, ठीक है। तो पवन, ये 3 चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। इन्हीं चीजों में जल जो है 2 प्रकार का हो सकता है। एक होगा बहता हुआ जल जिसको हम क्या कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं, और एक होगा स्थिर जल या भूमिगत जल होता है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे जब अपर्दन वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक नदी हो गया और एक हो गया भूमिगत जल। तो इससे अलग अलग स्तर पे अपक्षय एवं अपर्दन की प्रक्रिया होती है, ठीक, समझ में आया, ठीक। इसमें भूमिगत जल है और नदी, और इसी में आ जाएगा आपका समुद्री तरंगे भी आ जाएगी, ठीक, समुद्री तरंगे। अब क्या हो गया, जल में 3 तरह का, नदी, समुद्री तरंगे और भूमिगत जल। और हिम भी एक तरह से जल का ही रूप है। और एक कारक हो गया पवन। अब यह ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं, तो इनको जो अपक्षय या अपर्दन करने की ऊर्जा है, जैसे किसी को कोई कार्य कह दिया गया, आपको जैसे कह दिया जाए या तो किसी को भी कोई काम कह दिया जाए कि ये काम करो, मान लो खेत कोड़ना है, तो उसके लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त करेंगे, भोजन से। तो इनको भी कार्य करने के लिए कहीं न कहीं से ऊर्जा चाहिए। अगर इसमें ऊर्जा नहीं रहेगी तो ये कार्य नहीं करेंगे। जैसे नदी का कार्य है तो उसको ऊर्जा कहां से मिलेगी, ढाल प्रवणता से। अगर ढाल न रहे कहीं पे तो नदी को ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिलेगी। जल को ऊर्जा नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए इस ग्लास में हम क्या करें, पानी डाल दें तो पानी बहुत ऐसी तेजी से बाहर बह के नहीं जाएगा कि कुछ अपने साथ बहा के ले जा पाए, ठीक है। वो धीरे धीरे जाएगा या तो नहीं जाएगा। इस ग्लास में प्लेन है तो, समझ में आया। तो एक कारण क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल या ढाल हो गया, और दूसरा सूर्य की ऊर्जा, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा से क्या काम होता है, तो मान लीजिए नदी जल के लिए ये सब तो काम है। सूर्य की ऊर्जा से क्या होता है, वायुदाब में परिवर्तन आता है कि नहीं। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब पढ़ाए हैं, कक्षा 9 में पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे, चलिए आगे आएगा। तो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब क्या होता है, जहां पे वायु का दबाव अधिक होता है वहां उच्च वायुदाब होगा, और जहां पे वायु पे दबाव कम होगा वह निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा। तो निम्न वायुदाब के क्षेत्र में क्या होता है कि हवाएं थोड़ा ऊपर होती है, और जिसके ऊपर दबाव डाल देंगे वो थोड़ा नीचे हो जाएगा कि नहीं। किसी चीज को दबा दे तो उसका तल नीचे हो जाएगा, और किसी चीज पे दबाव कम कर दे तो उसका तल थोड़ा ऊंचा हो जाएगा कि नहीं। इस वजह से क्या होगा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती है, ठीक है। उसका कारण
आगे हम बता देंगे। तो पवन से जो अपरदन होता है ये वायुदाब परिवर्तन के कारण होता है। बाकी मतलब इसमें मुख्य जो भूमिका है ऊर्जा प्राप्त करने की वह सूर्य की ऊर्जा और ढाल प्रवणता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अगर ये सूर्य की ऊर्जा और ढाल प्रवणता ना रहे तो अक्षय अपरदन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए पटल विरूपण, अभी आपको पटल विरूपण वाला पढ़ाई थी कैसे? पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता एक बार विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, पटल विरूपण, पटल विरूपण क्या होता है? ठीक है, पटल विरूपण क्या है? देखिए पटल विरूपण का मतलब होता है कि जो भूपटल है उसमें विरूपण आ जाना। ठीक है, तो विरूपण कब आएगा? तो प्लेट टेक्टोनिक आपको पढ़ाए थे, वो सारी क्रिया आएगी कि नहीं? प्लेट विवर्तन की पढ़ाए थे ना, प्लेटों का संचलन, उसकी वजह से क्या होगा? बलित पर्वत बनेगा, यानी कि बलन हो सकता है। ठीक है, भ्रंशन हो सकता है कि नहीं? भ्रंश का मतलब दरार बन जाएगी। ठीक है, बलन हो सकता है, भ्रंशन हो सकता है, और इसी को विभंगता भी कहते हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक से क्या हो जाएगा? भ्रंश होगा, विभंग बन जाएगा। विभंग क्या होता है अभी बताते हैं। देखो विभंग का मतलब दरार, फाल्ट हो जाना, मतलब चट्टाने टूट जाए। ठीक है, तो इस भ्रंश से क्या होता है कि जब भ्रंश एक ऐसा क्षेत्र होता है जैसे कोई समान, कोई ऐसी मतलब चट्टान थी। ठीक है, इसमें भ्रंश पड़ जाता है तो इसका कुछ भाग नीचे चला जाएगा और बाकी भाग उसी तरह से ऊपर रह जाता है। ठीक है, ये वाला भाग नीचे चला गया और ये भाग वहीं पर स्थिर है। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा? ये भ्रंश घाटी बन जाएगी जिसमें पानी बहने लगता है और नदियों की घाटी भ्रंश घाटी हो जाती है। जैसे आगे जब भारत में आएंगे पढ़ाने तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की जो घाटी बहती है भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, कक्षा 9 में पढ़ाए थे ना, याद है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए इसमें छोटे स्थानीय स्तर पर कुछ भूकंप भी आते हैं, वो भी इसी पटल विरूपण में ही आ जाएंगे। ठीक, अब ज्वालामुखीयता क्या होती है? ज्वालामुखीयता वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। है ज्वालामुखीयता का अर्थ है, ज्वालामुखीयता देखो ज्वालामुखी का मतलब एक घटना में ज्वालामुखी होना। कोई ऐसी घटना घटी जहां पे धरातल को तोड़कर लावा सतह पर आ गया, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखीयता क्या है? वही गुण, मतलब पिघला हुआ लावा ऊपर आने का प्रयास करे। ये वाला गुण जिस क्षेत्र में पाया जाएगा माना जाएगा वहां ज्वालामुखीयता है। ठीक है, लेकिन धरातल में अंतर होने के कारण और नीचे जो संवहन धाराएं हैं उसमें अंतर होने के कारण कहीं पे यह जो है तोड़ के ऊपर आ पाएगा और कहीं तोड़ के ऊपर नहीं आ पाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तो इससे क्या बनेगा बताए हैं? पठार बनेगा या पर्वत बनेगा। ठीक है, लेकिन मान लो अंदर रह गया तो बताए थे बैथोलिज बन जाता है। फिर क्या बनेगा? अगर ऐसे खड़े खड़े चट्टान जम जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? डाइक। अगर ऐसे समानांतर जम गई सीधा तो इसको बोलेंगे सिल। इसी तरह लैकोलिथ, लैपोलिथ जो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम बहिर्जात बल पढ़ेंगे कल के क्लास में। ठीक।